हाँ जी बच्चों, वेलकम। यूनिट 8 है, चैप्टर 4 है, लेक्चर 1 है। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इजी। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाता जा रहा हूँ। जो शुरू वाली बातें हैं उनमें से कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन एक बार समझ लो बच्चों, है ना। तो देखो थोड़ा थोड़ा समझते हैं इनको। तो देखो, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों न्यूक्लियर रिएक्शंस को। इनको डिस्कस कर रहे हैं भाई, न्यूक्लियर रिएक्शंस। देखो दिख रही हैं, टॉपिक दिख रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो देखो जरा समझो, न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब थोड़ा सा लाओ इसको बड़ा कर लेते हैं। देखो भाई, देखो जैसे पहले पे लिखा हुआ है अल्फा पी रिएक्शन। अल्फा पी समझ रहे हो, यानी जो हम बम्बार्डमेंट करेंगे ना चीज पर, वो अल्फा पार्टिकल का करेंगे और बदले में पी निकलेगा, यानी प्रोटॉन निकलेगा। अल्फा पार्टिकल एक प्रोजेक्टाइल की तरह है, यानी बम्बार्डमेंट अल्फा पार्टिकल से करेंगे और प्रोटॉन निकलेगा। अब फिजिक्स की रिएक्शन केमिस्ट्री जैसी नहीं होती है ना, बड़ी आसान होती हैं। अब देखो कैसे, उनको एक बार समझ लो कैसे लिखा जाता है। जैसे ये लिखा हुआ दिख रहा होगा 12Mg24, और इस पर बम्बार्डमेंट किया है अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस, 2He4 का न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हमने बम्बार्ड किया है। तो देखो थोड़ा सा देखो जरा, ठीक है। तो बदले में क्या मिला है? 13Al27, 13Al27। और देखो 1H1 फ्री हुआ है, दिख रहा होगा 1H1। 1H1 माने प्रोटॉन। अब पता कैसे चले ये रिएक्शन सही है या नहीं? तो इसमें केमिस्ट्री जितना कठिन काम नहीं है, आसान है। आप एटॉमिक नंबर्स को ऐड करेंगे, 12 और 2 14। तो Z1 और Z2 का एडिशन, Z1 इधर और Z2 का एडिशन इधर बराबर होना चाहिए, यानी एटॉमिक नंबर का एडिशन आपस में बराबर होना चाहिए। तो ऐड करके देखो, 12 और 2 14, इधर देखो 13 और 1 14। इसी तरह मास नंबर का एडिशन भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहां देखो 24 और 4 28, तो 27 और 1 28। अब बताओ इसका नाम अल्फा पी रिएक्शन क्यों था? क्योंकि हमने इसे मैग्नीशियम को अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया था, बदले में एल्यूमिनियम के साथ प्रोटॉन फ्री हुआ है, इसलिए नाम पड़ गया अल्फा पी रिएक्शन। समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला एक और लिखा हुआ है, यहां लिखा है, देखो पढ़ो, अल्फा एन रिएक्शन। देखो दिखा, ये लिखा है अल्फा एन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मैं वापस ले रहा हूं। अल्फा एन रिएक्शन का मतलब समझ रहे हो क्या है? अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्ड करोगे और बदले में न्यूट्रॉन निकलेगा। अब देखो फोकस करो जरा, ये है 3Li7 बॉम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल माने हीलियम का न्यूक्लियस, 2He4। बदले में क्या मिला है? 5B10, और देखो ये न्यूट्रॉन फ्री हो गया है, 0N1। अब चेक कैसे करोगे बताओ? एटॉमिक नंबर का एडिशंस LHS में और RHS में बराबर होगा, मास नंबर का एडिशन LHS में और RHS में बराबर होगा। चेक करो, 3 और 2 5, यहां देखो 5 और 0 5। ऊपर चेक करो, 7 और 4 11, 10 और 1 11। इस तरह से बेटे हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को चेक कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में हम क्या करते हैं? किसी एक चीज पर हम एक पार्टिकल को बॉम्बार्ड करते हैं और उससे कुछ दूसरे प्रोडक्ट बनते हैं, उनको स्टडी करते हैं। इसी को कहते हैं आपका न्यूक्लियर रिएक्शंस। क्या यहां तक क्लियर हो गया? बोलो भाई। ये एक आर्टिफिशियल मीन है। कैसा मीन है? आर्टिफिशियल मीन, यानी ये सारा काम हम न्यूक्लियर रिएक्टर में आर्टिफिशियल मीन से कर रहे हैं। ये एक कोई नेचुरल रेडियो एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो एक चीज और समझाएं। देखो देखते चलो, बहुत आसान है, पूरा चैप्टर ही बहुत ही आसान है। तो जरा समझो, देखो क्या लिखा हुआ है, जरा देखो। लिखा हुआ है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। पढ़ने में आ रहा है थोड़ा सा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। देखो ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, Z1XA1, Z2PA2, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं।
इधर प्रोडक्ट्स बने हैं और कुछ एनर्जी फ्री हुई है जिसे Q कहते हैं। Q माने एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, अब देखो जरा क्या होगा बताओ। तो बेटे जो हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन है ना, इसमें 4 लॉज ओबे होते हैं। कितने लॉज ओबे होते हैं? 4। पहला बताओ भाई, पहला लॉ ओबे होता है आपके जो Z का सम है, Z1 और Z2 को अगर हम ऐड करेंगे तो वो Z3 और Z4 के एडिशन के बराबर होगा। देखो यहां लिखा भी है Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू Z3 प्लस Z4। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नंबर, क्योंकि Z क्या है? चार्ज को इंडिकेट करता है। तो याद रखो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के Z का एडिशन और प्रोडक्ट्स के Z का एडिशन इक्वल होगा। तो ये पहला लॉ हो गया, कंजर्वेशन इसका होगा। दूसरा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन नंबर या मास नंबर का कंजर्वेशन होगा, यानी A1 और A2 का एडिशन A3 और A4 के एडिशन के बराबर होगा। ये दूसरा लॉ ओबे होगा। तीसरा, इसमें कुछ मास डिफेक्ट होता है, तो इसीलिए इसमें हम लॉ यूज करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। कुछ मास का डिफेक्ट हो सकता है लेकिन वो किस में बदल जाएगा? एनर्जी में। तो अगर हम इस तरफ मास और एनर्जी का एडिशन देखें और इस तरफ मास और एनर्जी का एडिशन देखें, यानी रिएक्टेंट्स में मास और एनर्जी का एडिशन टोटल देख लें और प्रोडक्ट्स में भी मास और एनर्जी का हम जो है एडिशन देखें, तो वो आपस में क्या होगा? सेम। आप कह रहे हो मास भी तो सेम होना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा इस बात के लिए मना इसलिए कर सकता हूं कि कुछ मास डिफेक्ट हो जाता है, वो मास एनर्जी के रूप में बदल जाता है। तो मास प्लस एनर्जी का हमेशा कंजर्वेशन देखना है। ठीक है, तो ये तीसरा लॉ हो गया। ठीक है, चौथा बेटा आपको देखना है, ये फंडामेंटल लॉ है जो फिजिक्स में ओबे होते ही होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बताओ कौन सा लॉ ओबे होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कितने लॉज ओबे होते हैं? 4। पहला, Z के एडिशंस बराबर होते हैं, A के एडिशन बराबर होते हैं, मास प्लस एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, और चौथा मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है। ठीक है, तो ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और देख लो, बहुत ही आसान है पूरा लेक्चर, लेकिन समझ तो लो ही बेटे एक बार। अब एक चीज और समझो, इसे कहते हैं कंपाउंड न्यूक्लियस। क्या लिखा है? पढ़ने में आ रहा है? कंपाउंड न्यूक्लियस। कंपाउंड न्यूक्लियस का मतलब क्या है? ये कोई हमारी चीज थी, है ना, इसके ऊपर हमने इस पार्टिकल को बम्बार्ड किया, X के ऊपर P को बम्बार्ड किया, तो X और P आपस में मिल गए और उन्होंने एक दूसरा पार्टिकल बना लिया जिसका नाम है C को ही कहते हैं कंपाउंड न्यूक्लियस। फिर ये अनस्टेबल होता है और ये टूट जाता है, तो इससे Y बन गया और O बन गया। ठीक है, तो ये इसके बाद में प्रोडक्ट्स बन गए। तो बताओ क्या हुआ है? X पर P को बम्बार्ड किया, X और P मिलकर क्या बन गए? C माने कंपाउंड न्यूक्लियस, जो कि अनस्टेबल है और थोड़ी देर में ही वो टूट गया और उससे Y और O प्रोडक्ट्स बन गए। तो ये जो बीच में इंटरमीडिएट स्टेप हुआ, X और P मिलकर C बन गए, इसी को कंपाउंड न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो ये एक बात और समझनी होती है बेटा, जैसे तुमने केमिस्ट्री के रिएक्शन में पढ़ा है कि किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और किसी रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तुम्हें याद होगा, तुम लोगों ने खूब पढ़ा है इन्हें, है ना, पढ़ा है। तो इसी तरह से फिजिक्स में भी होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और किसी रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो अगर एनर्जी रिलीज होती है तो उसे कहते हैं एक्सोअर्जिक रिएक्शन। क्या नाम है? जैसे वहां कहते थे ना एक्सोअर्जिक रिएक्शन, या कहते हैं वहां कहते थे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक कहते थे, है ना, केमिस्ट्री में। यहाँ पर थर्मिक शब्द की जगह अर्जिक है, तो इनको अगर एनर्जी रिलीज होती है तो एक्सोअर्जिक रिएक्शन, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो एंडोअर्जिक रिएक्शन इन्हें कहते हैं। देखो एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूं। इफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियस एंड आउटगोइंग पार्टिकल इज लेस देन द मास ऑफ टारगेट न्यूक्लियस एंड बॉम्बार्डिंग पार्टिकल,
देन Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन विल बी पॉजिटिव, यानी एनर्जी लिबरेट होगी। सच न्यूक्लियर रिएक्शंस इज कॉल्ड एक्सोअर्जिक रिएक्शन। इसका मतलब ये है अगर इधर मास ज़्यादा है, यहाँ पर मास ज़्यादा है रिएक्टेंट्स का, प्रोडक्ट्स का मास कम रह गया, तो मास डिफेक्ट एनर्जी में चेंज हो जाएगा और ये एनर्जी रिलीज होगी, Q एनर्जी रिलीज होगी। ऐसी रिएक्शन को एक्सोअर्जिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और इससे उल्टा हो तो वो हो जाएगी आपकी एंडोअर्जिक रिएक्शन। तो अगर एनर्जी रिलीज हो तो एक्सोअर्जिक, और एनर्जी एब्जॉर्ब हो तो एंडो एनर्जिक रिएक्शन होती है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा, एक्सोअर्जिक एंडोअर्जिक क्लियर हो गया है। अब एक बात और बता रहे हैं, इसको समझो, इसे हम समझा रहे हैं न्यूक्लियर फिशन क्या होता है। जरा समझ लो, छोटी छोटी सी बातें हैं बहुत ही, तो एक बार समझो, ठीक है। देखो ये रिएक्शन दिखाई दे रही है, थोड़ा सा या तो बड़ा करें तब, या चलो सुनो एक बार लिख भी देते हैं हम इस रिएक्शन को। तो देखो ये लिखा है 92 यूरेनियम 235, अभी मैं लिख भी दूंगा, पहले एक बार सुन लो। 92 यूरेनियम 235 पर जब एक न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट किया जाता है, ये न्यूट्रॉन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है, इसे कहते हैं थर्मल न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन बहुत धीरे चलता है उसे फिजिक्स में कहते हैं थर्मल न्यूट्रॉन। तो ये एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से आपने 92 यूरेनियम 235 को बम्बार्ड किया, तो ये कंपाउंड न्यूक्लियस बन गया, दोनों ऐड हो गए, मिलके बन गया 92 यूरेनियम 236, एक कंपाउंड न्यूक्लियस बन गया है। लेकिन ये अनस्टेबल है, तो ये टूट जाएगा और टूटकर बनेंगे बैरियम 56, बैरियम 141, क्रिप्टन 36, क्रिप्टन 92, और 3 न्यूट्रॉन्स फ्री होंगे। कितने न्यूट्रॉन्स फ्री होंगे? 3 3 न्यूट्रॉन फ्री होंगे और एनर्जी रिलीज होगी 200 MeV एनर्जी रिलीज होती है लगभग। कितनी? 200 MeV। तो ये न्यूक्लियर फिशन में होता है। एक बार मैं लिख भी दे रहा हूं, न्यूक्लियर फिशन क्या होता है समझो जरा, थोड़ा सा डिटेल समझाते हैं, फिर तुम्हें ये ग्राफ वगैरह भी दिखा देंगे। पहले समझो न्यूक्लियर फिशन क्या होता है। देखो थोड़ा सा मैंने बताया है, थोड़ा कॉपी पे अभी लिख रहा हूं, तो उसको देखना जरा। क्या बता रहा हूं? न्यूक्लियर फिशन। धूप खत्म कर दिया है, नॉर्मल अब है ये। तो न्यूक्लियर फिशन एक बड़े न्यूक्लियस का दो या दो से छोटे न्यूक्लियस में टूट जाना, इस घटना को ही कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। एक बड़े न्यूक्लियस का, कोई ये बड़ा न्यूक्लियस है लेकिन अनस्टेबल है, तो इसका दो या दो से छोटे, दो या दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना, दो या दो से ज़्यादा लगभग समान, मतलब ये नहीं कि एक बहुत छोटा हो एक बहुत बड़ा हो, लगभग समान साइज के इस तरह से फ्रैगमेंट हो जाना, इसी चीज को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। अब न्यूक्लियर फिशन में देखो, जैसे 92 यूरेनियम 235 था, इस पर बम्बार्ड किया हमने न्यूट्रॉन से, तो ये क्या बन गया? एक कंपाउंड न्यूक्लियस बन गया 92 यूरेनियम 236। ये है कंपाउंड न्यूक्लियस। अब ये कैसा है? खुद अनस्टेबल है, तो ये टूट जाता है, और टूट के क्या क्या बनता है वो बता रहा हूँ। इसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो बनता है सबसे पहला प्रोडक्ट आपको समझाया था, बैरियम। क्या बनता है? बैरियम। दूसरा बनता है क्रिप्टन, और 3 न्यूट्रॉन्स फ्री होते हैं और 200 MeV एनर्जी फ्री होती है। ध्यान कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब बैरियम का अगर एटॉमिक नंबर लिखना चाहो तो ये होता है 56 बैरियम 141, और क्रिप्टन का लिखना चाहो तो ये होता है 36। तो एटॉमिक नंबर है और मास नंबर है 92। इस तरह से ये बनता है, ठीक है। ये घटना है न्यूक्लियर फिशन। अब यहाँ पर बेटे हमारा ना 2 सवाल हैं छोटे छोटे से जो बच्चे के दिमाग में आते हैं। सर इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस बना, उससे ये बनने की घटना कैसे होती है, इसके अंदर क्या घटनाएं हो रही हैं, और बैरियम और क्रिप्टन ही क्यों बनते हैं,
कोई चीज़ क्यों नहीं बनती है? तो देखो दोनों का ही मैं जवाब दे रहा हूं, उनको ध्यान से समझो। पहले बता रहा हूं बेरियम और क्रिप्टन ही क्यों बनते हैं, है ना। तो देखो बेटे, इस जब न्यूक्लियस टूटता है तो वो बदले में फिर ऐसी चीजें बनाना चाहता है कि ये प्रोडक्ट्स हाईली स्टेबल बने, जो भी प्रोडक्ट बने वो सबसे ज्यादा स्टेबल हों। तो इसीलिए स्टेबिलिटी तभी सबसे ज्यादा मिलती है जब बनने वाली ये चीजें हों। तो अपनी स्टेबिलिटी को ज्यादा से ज्यादा रखने के लिए बेरियम और क्रिप्टन बनना ही फायदेमंद रहता है, इसलिए बेरियम और क्रिप्टन प्रोडक्ट्स के रूप में बनते हैं। अब ये क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं तुम्हें एक डायग्राम दिखा रहा हूं। बेरियम और क्रिप्टन को समझने के लिए एक कर्व दिखा रहा हूं, तो उन दोनों से तुम्हें ये बातें क्लियर हो जाएंगी। तो जरा देखो, सबसे पहले एक डायग्राम ले रहे हैं बुक में से, तो देखो इसे। देखो थोड़ा सा ही जूम कर पाएंगे, ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे बच्चों, लेकिन आपको समझ में आने लग जाएगा उससे। देखो ये था हमारा यूरेनियम 235, इस पर एक न्यूट्रॉन आके टकराया है और ये बन गया यूरेनियम 236, 92 यूरेनियम 236। पहले ये किस शेप का होता है? स्फेरिकल शेप का है, लेकिन इसके अंदर लगातार इनस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से इसकी शेप बदलती रहती है और बदल के इसकी शेप हो जाती है ओवल शेप। किस शेप की हो जाती है? ओवल शेप। इस मॉडल को लिक्विड ड्रॉप मॉडल के नाम से जाना जाता है, यानी इसको लिक्विड ड्रॉप मॉडल भी कहते हैं, जिसमें हम यूरेनियम के टूटने को समझा रहे हैं। यह मॉडल किसने दिया था? इस तरह से घटनाएं होती हैं। यह मॉडल दिया था नील्स बोर ने और जे.ए. व्हीलर ने। किसने दिया था बताओ? नील बोर और जे.ए. व्हीलर, WHEELER, इन लोगों ने यह मॉडल दिया था। फिर बेटे इसमें से इसकी शेप और डिस्टॉर्ट होती है और बिगड़ती है और एक थोड़ा डंबल जैसी शेप बनने लगती है। अब ये डंबल ऑल भी क्लियर हो जाता है। एक डंबल में आप देख रहे हैं, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है, ये बन गया। एक यहाँ पर अब ये जो डंबल है ये टूट जाता है, बीच में से टूटकर क्या क्या बनता है? टूटने के बाद बनता है बेरियम, ये वाला, एक छोटा वाला पार्ट क्रिप्टन बनता है, 3 न्यूट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं और एनर्जी रिलीज होती है 200 MeV। इस तरह अंदर होती हैं क्रियाएं, इस तरह अंदर बातें होती हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि कैसे 92 यूरेनियम 235 धीरे धीरे 92 यूरेनियम 236 में बदलने के बाद धीरे धीरे किस तरह से शेप बदलकर अंत में टूट जाता है। अब टूटने के बाद बेरियम और क्रिप्टन ही क्यों बनते हैं, वो आप यहां से देखिए, इस ग्राफ को देखिए जरा। इस ग्राफ में आप देखेंगे इस तरफ मास नंबर लिया गया है और इस तरफ लिखा गया है फिशन यील्ड, फिशन से कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। तो अगर ये प्रोडक्ट बनते हैं तो एक बेरियम है ये और एक बेटा क्रिप्टन है। इनके लिए स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, 2 पीक हैं, एक पीक बेरियम के लिए, एक क्रिप्टन के लिए। तो अगर बेरियम और क्रिप्टन बनेंगे तो प्रोडक्ट्स की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। तो जो टूटने वाली चीज़ है वो चाहती है चलो मैं तो अब टूट ही रहा हूँ, लेकिन कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स बने जो आगे मोस्ट स्टेबल हों, तो वो बेरियम और क्रिप्टन से ही पॉसिबल है। अब बताओ, मैंने तुम्हें क्या बताया यहाँ पर? न्यूक्लियर फिशन क्या होता है ये बताया। एक बड़े न्यूक्लियस का 2 या 2 से अधिक लगभग सेम साइज के न्यूक्लियस में टूटना ही न्यूक्लियर फिशन कहलाता है। ये होता क्यों है? क्योंकि चीज़ें अनस्टेबल होती हैं, इसलिए होता है। मैंने किसका फिशन समझाया है तुम्हें? 92 यूरेनियम 235 का। ये फिशन कब होता है? जब इससे एक न्यूट्रॉन टकराता है। न्यूट्रॉन टकराने से क्या होता है? कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है। वो कंपाउंड न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो वो अपनी शेप धीरे धीरे चेंज करता है, स्फेरिकल से ओवल शेप, ओवल से डंबल और फिर बिल्कुल परफेक्ट डंबल जैसा हो जाता है और फिर ये टूट जाता है और टूट के जो प्रोडक्ट बनते हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा स्टेबल होते हैं और एनर्जी रिलीज हो जाती है। ये मॉडल का नाम है जिसमें ये समझाया गया है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। और इस मॉडल को किसने दिया था? आंसर नील्स बोर और जे.ए. व्हीलर ने इस मॉडल को दिया था।
बेरियम और क्रिप्टन ही क्यों बनते हैं, उसके लिए इस ग्राफ से मैंने आपको समझाया है कि उन प्रोडक्ट्स की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो में काफ़ी कुछ क्लियर हो गया है, थोड़ा सा चैप्टर और है तो उसको अगले वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू बच्चों।